काफ़ी लोगों को, काफ़ी इमाम को, बेचारे इमाम तो आप जानते हैं गाँव ग्राम के, ये लोग बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। एक तरह से उनको गलत प्रोपेगेंडा करके बुलाया गया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कलकत्ता मगरबी बंगाल की सिचुएशन, हालात बिल्कुल ही ठीक नहीं चल रही है। कौन से मुद्दे लेकर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो कलकत्ता मिल्ली मसाइल है, मजहबी मसाइल है, वो बड़े पैमाने पर इशूज है। क्या इशूज है? गुज़िश्ता इससे पहले फ्राइडे को 21 अगस्त को जो इंदौर स्टेडियम में इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस हुए थे, उस मुद्दे को लेकर के पूरे बंगाल में एक चर्चे का विषय बना हुआ है। ज़्यादा लोग तारीफ करने के बजाय सब लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद इसलिए कर रहे हैं, इमाम साहब को बुलाकर उनकी जगह नहीं मिली, उन्हें इज्जत नहीं मिला, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली। और जिस तरीका जो वादे करके बुलाएगा तो आप तशरीफ लेकर के आइए, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, आप आइए, आपको ज़मीन मिलेंगी, जगह मिलेगी और आपको तोहफे तहफ़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ किन लोगों ने आइम्मा किराम और मुअज्जिन हजरात को बुला करके इंदौर स्टेडियम में जलील किया। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मशहूर समाजी कारकुन जनाब अशरफ हैदर साहब से। क्या कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? देखिए, गुज़श्ता कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ है कि 21 तारीख को जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम और मुअज्जिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, और जिस तरह से हमारे कई इमाम साहब से बात हुई है, हमारे मुअज्जिन साहब से बात हुई है, इन लोगों ने इससे बहुत ही मायूसी हासिल किया। ये प्रोग्राम जो बुलाया गया था, इनको कहीं ना कहीं लालच दिया गया था कि भाई आप लोग आइए, आप लोग की सैलरी 10,000 कहीं 12,000, कहीं बहुत सारे बोलेंगे कि भाई आपको ज़मीन मिलेगा। काफ़ी लोगों को, काफ़ी इमाम को, बेचारे इमाम तो आप जानते हैं गाँव ग्राम के, ये लोग बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। एक तरह से उनको गलत प्रोपेगेंडा करके बुलाया गया, और बुला करके जिस तरह से उनको जलील किया गया, जलील इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जलील, आपने उनको बुलाया, मेहमान को आपने अपने घर पे बुलाया, और मेहमान को बुलाने के बाद आपने ना उससे पीछे पानी पूछा, ना उसको आपने खाने का किसी तरह से कुछ दिया। बेचारे लोग इतने दूर से आए, आकर के आपने भीड़ को जमा लिया, और भीड़ जमाने के बाद नहीं उनकी इज्जत किया। और उसके बाद वो आपने देखा कि ये कौम की कितनी बड़ी, हम लोग अफसोस की बात है कि एक सीएम आई हुई हमारी चीफ गेस्ट मोहतरमा ममता बनर्जी आई हुई है, और उनके सामने उनका भाषण खत्म भी नहीं होता है, 50% इंडियन स्टेडियम खाली होने लगता है। सिर्फ इसलिए खाली होने लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि ममता जी ऐलान करती हैं कि इमाम साहब को, मुअज्जिन को 500 रुपये बढ़ाया जा रहा है। लोग काफ़ी खफा हो जाते हैं, और इसका जिम्मेदार मैं, उनके जहन में था कि डबल सैलरी होने वाली, डबल हो रहा था, और भी बहुत चीज़ के लालच देकर उनको बुलाया गया था। ठीक है ना, ये कौन लोग बुलाए ये पता नहीं है। और उससे बड़ा, देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि इस तरह से गुमराह करना, गलत तरीका से इमाम और मुअज्जिन के साथ करना, जिसके पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं। अरे भाई, इमाम को अगर हम लोग को बना नहीं था, अब एक बात बताइए ना, इतना बड़ा आपको इज्तिमा करने का क्या जरूरत था? क्या आपको जो पंडित को क्या पैसा नहीं मिलता है? उनका भी तो बड़ा। और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टेम्पोररी है, शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, ये टेम्पोररी 6 महीने के लिए बताया गया है, इसके बाद जो भी फैसला होगा। लेकिन इमाम एक जो उसमें रू रहा थे प्रोग्राम के, जो मतलब वो थे, उन्होंने अपना क्रेडिट हासिल करने के लिए इस तरह से गुमराह किया, जो ठीक नहीं है। ये मेरा जाती राय है, मैं इस बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हजारों के तादाद में, सबसे बड़ा बात देखिए, आप इतना रुपया खर्चा किए, ये कुछ अच्छे काम में खर्चा कर देते क्या? 500 रुपया बढ़ाने के लिए इतना आपने खर्चा किया, करोड़ों रुपया के तादाद। नेताजी इंडोर स्टेडियम प्रोग्राम करना कोई मामूली बात नहीं है। हजार लोगों आए, कहाँ से आए, बस में करके आए, किस तरह से बुलाया गया, आप लोगों ने बस का पैसा दिया। इमाम साहब को तो पता भी नहीं कि भैया ऑर्गेनाइजर लोग ने लोगों को बस भेजा, बस भेज के इनको बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए, साजिश का एक नतीजा है। ये अपने आप को दुकानदारी को अपने चपकाने का नतीजा। हुजूर, एक अहम सवाल यहाँ पर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चंदा वसूली भी बड़े पैमाने पे हो। कुछ लोग तो कोई 10 बस दिए, कोई 20 बस दिए, किन्होंने बिरयानी के लिए पैसे दिए, किसी ने किसी चीज के लिए पैसा दिया, मतलब पैसा जबरदस्त उठाया गया। और एक चीज और भी बात है कि इस पैसा को और दूसरी तरफ से भी पैसा आए थे। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैंने भी सुना है, इसलिए कि मैं भी कलकत्ता शहर में रहता हूँ, समाजी वर्क करता हूँ, तो मेरे सोशल वर्क जितने भी लोग हैं, बहुत सारे से ताल्लुकात है। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई चंदा तो वसूली हुई है। देखिए, अगर चंदा वसूली नहीं हुई तो इतना खर्चा कहाँ से आया? ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम तो था नहीं,
ये तो कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं था, तो ये पैसा इतना आया जो मैंने कहा कि करोड़ों रुपया, तो करोड़ों रुपया आया कहाँ से? ऑब्वियसली वसूली ही करके, या किसी ने। अब भैया देखिए, सबसे बड़ा बात है, हम एक चीज बताते हैं, कोई भी इमाम साहब, मेरा कोई जाति किसी इमाम साहब पे इशारा नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, खुल के बताना चाहता हूँ, इमाम साहब जो होते हैं वो मस्जिद की इमामत के लिए होते हैं, वो सियासत के लिए नहीं होते। अगर आपको सियासत ही करना है तो इमामत छोड़ दीजिए। इस्लाम में तो सियासत बताया गया है कि आप सियासत कर सकते हैं, सियासत करना कोई मना नहीं, लेकिन आप इमामत छोड़ दीजिए, सियासत में आ जाइए, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन आप इस तरह से इमाम बन करके और इमाम और मौजिन को जिस तरह से रिश्वा किया गया, मुझे लगता है ये बहुत ही तकलीफ की बात है। इस वक्त जो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि नाखुदा मस्जिद के जो इमाम साहब, जो नाइब इमाम है, जिन्होंने पूरा ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नाखुदा मस्जिद जो बंगाल के मुसलमानों का फक्र है, उसमें पेश इमाम होना चाहिए। जो नाइब इमाम जो पिछले कई सालों से है लगातार 2 मौलाना है, आपका इसमें क्या राय है? देखिए, बात तो सही है, एकदम जायज सही है कि वहाँ पे एक इमाम एकदम मतलब होना चाहिए, परमानेंट इमाम होना चाहिए। ये जो नायब इमाम है ये नहीं, और हमारा भी ये इससे पहले भी हम लोगों ने भी 1-2 बार मीटिंग में ये बात हुआ था कि भाई इमाम, एक इमाम होना चाहिए। नायब इमाम बोल करके तो होता है, ये टेम्पोररी होता है, लेकिन ये नायब इमाम मुझे याद नहीं कितना साल हो गया है, तो मौलाना साबिर साहब के बात से, मौलाना साबिर के बाद तो ये मतलब समझिए कि 20 साल हो गया है। तो एक अभी भी ये है कि एक इमाम को बनाना चाहिए, टेम्पोररी इमाम नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे जो है एक मुकम्मल तौर पे परमानेंट इमाम मुकर्रर किया जाए, ये हमारा डिमांड है। इमाम और झूठ दोनों एक साथ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इस्लाम तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता। भैया, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो झूठ बोलेंगे? अभी देखिए, मैंने सोशल मीडिया का जमाना है, मैं रात में हम लोग बैठते हैं तो सभी लोग सोशल मीडिया देखते रहते हैं। मैंने देखा है एक इमाम का भी ये आया था कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना धमकाना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये इसमें सक्सेस और अनसक्सेस का क्या बात है? ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम थोड़ी है, ये एक मौलाना और इमाम और मौजिन का प्रोग्राम है। ये सक्सेस तभी होता है जब उनकी सैलरी 2000 की जगह 4000 होती और 4000 की जगह 8000 तो इसको सक्सेस बोलते हैं। 500 रुपया बढ़ा करके बेवकूफ बना के कहां से आप इसको बोल सकते हैं? सर, पुरोहित जी का भी बढ़ा साथ में इसी, मैंने भी पहले ही बताया, पुरोहित जी का भी 500 बढ़ा। उन्होंने तो कोई नहीं किया, आपने करोड़ों रुपया खर्चा करके, भैया करोड़ों रुपया कोई अच्छा काम में खर्चा कर देते हैं, किसी शादी ऑर्गेनाइज करते हैं, और या किस तरह का और भी बहुत सारा जो है सोशल वर्क ये कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा फायदा होता है। तो क्या जी बोलिए। तो इस वक्त क्या लगता है, जो कलकत्ता के मुसलमान जो नाखुदा मस्जिद से जो जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए थी, जिस अंदाज से मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो नहीं होकर के कुछ लोग ये मानने कि ये टीएमसी पार्टी के लिए बोला जा रहा है, आपका इसमें क्या मानना है? देखिए, कहीं ना कहीं तो इस बात को आदमी समझ रहा है कि ये जैसे इमाम साहब का भी बयान आया, मैंने सुना है कि इमाम साहब जो बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं जी, मैं इमाम साहब मानता हूं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकता हूं कि इमाम है, जो भी आज भी इमाम करते हैं, लेकिन उनका एक बयान आया है, मैंने क्या कि मुझे मानने की सियासत हो रही है, साजिश हो रही है मानने की, और इसमें सब सीपीएम के लोगों का हाथ है। तो आप कहीं ना कहीं, आप सीपीएम कांग्रेस ये कर करके तो कहीं ना कहीं एक पार्टी अब जाहिर करने चाह रही कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये तो खुले किताब की बात है, बहुत अच्छा खुला किताब के तरह है, तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इशारों अकलमंदों के लिए इशारा ही काफी होता है। चूंकि आप मिल्लत से आपका ताल्लुक है, लगातार जो नाखुदा मस्जिद को लेकर जिस तरह से नेगेटिव खबरें आती है, तो बहैसियत मुसलमान और कलकत्ता के एक समाजी शख्सियत कैसा आपको महसूस? देखिए, मुझे लगता है कि ये आपस में हम लोग मिल बैठ करके ये मामलों को समझना चाहिए, ठीक करना चाहिए कि ये आपस हम लोग जो भी है, इससे देखिए काफी बदनामी हो रही है। आपने देखा बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे बंगला अखबार में इसको मजाक के तौर पे दिया जाता है। हमेशा हमारे साथ जो होती है, तो हम लोग, ये हमारी कमजोरी है। हमारी कमजोरी ये है कि देखिए, अगर एक इमाम है, उनको सबसे बड़ा बात है कि हम लोग वहाँ की जो इंतजामिया है, उनको बैठ करके एक परमानेंट इमाम पहले मुकर्रर किया जाए। और इस तरह का जो हमेशा जो इमाम साहब के खिलाफ होता है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, धुआं वही निकलता है जहाँ आग लगती है। सही, ठीक है ना, धुआं वही निकलती है जहाँ से आग लगती है, चिंगारी वही होता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि बैठ करके के अभी भी वक्त नहीं गुजरा है हमारे। ऐसी भी देखिए हम किस पोजीशन में है, आज हम लोग का क्या हालत है हिंदुस्तान में, तो हम लोग को अभी भी यूनाइटेड अगर नहीं रहेंगे तो बद से बदतर हालत हम लोगों की। अशरफ साहब, एक अहम सवाल लेते हैं। मौलाना अमजद सिद्दीकी साहब, उनकी इब्तिदा में ऐशा में नमाज पढ़े, उनके हुजरे में गए, और बकौल मौलाना अमजद सिद्दीकी साहब के मुताबिक उन्होंने पूछा, कुछ सवालात पेपर दे कि हजरत हम लोग कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं,
तो पेपर उन्होंने फाड़ दिया। फाड़ करके उनके दोनों गालों पर कई थप्पड़, मतलब सेवरल थप्पड़ रसीद किया गया, जिसका मेडिकल एमसी भी हुआ, फिजिकल असॉल्ट हुआ और उसके बाद ईएनटी डॉक्टर को भी दिखलाया गया तो बोला कि नहीं आपको जोरदार तरीके से लगी है। तो एक मौलाना को मारना एक इमाम होकर के, क्या लगता है क्या शरीयत इस्लाम इसी चीज की इजाजत देता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात का वजाहत करना चाहता हूँ कि जैसा मौलाना अंजद साहब ने, मैंने उनका बयान सुना है, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन मैंने उनका बयान सुना है, वो देवबंद से फारिग है। बिल्कुल बहुत बड़े, मतलब समझिए साफी, और वो साफी भी है और बहुत बड़े, समझिए कि जब नदवा से फारिग है तो उनका भी किए है। मुझे लगता है कि वो तो झूठ बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोनों साइड बात को समझना होगा। लेकिन जिस तरह से एमसी हुआ है, डॉक्टर ने इस बात का वजाहत, एनटीए डॉक्टर ने वजाहत किया है कि उनके कान में प्रॉब्लम हुआ है, मारा गया है, तो ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इमाम साहब होकर के ऐसा किए तो ऐसे इमाम को फौरन इमामत छोड़ देना चाहिए, कौम को पेशरफ्त होकर के हटा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस कौम को आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं ये जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे अमजद साहब ने कहा और ये एक सच्चाई है, तो पूरे मुसलमान को चाहिए कि एक तरफा होकर के ऐसे इमाम को बर्दाश्त नहीं किया जाए, उन्हें उससे रिजाइन दिलवाया जाए। अशरफ हैदर साहब एक अहम सवाल लेते, क्या कोई इमाम का जान का दुश्मन हो सकता है? अगर इमाम का कोई जान का दुश्मन होगा तो क्यों होगा, किस लिए? मौलाना तो समझिए इस्लाम को बताने के लिए आया, कुरान को बताने के लिए आया, हदीस को बताने को, हुजूर की तबलीग देने के लिए, तो उसका जान का दुश्मन क्यों हो सकता है? जान का अगर कोई दुश्मन उसका हो सकता है तो जरूर उनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या है? मतलब मौलाना कुछ ना कुछ गलत काम में, हेरा फेरी में लगे हुए, कुछ उल्टा सीधा काम करते, कुछ सच और झूठ करते हैं, गलत सही करते, इसीलिए मौलाना पर इस किस्म का एलिगेशन, मौलाना खुद बोला कि हमारे जान की साजिश रची जा रही है। देखिए, मौलाना साहब का, मैंने इमाम साहब का सुना है, उनका बयान जो आया है जी कि मुझे जान से मारने की धमकी आई है। तो सबसे बड़ा पहला बात यह है कि इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या उनको जान से मारने की धमकी आई भी है कि नहीं, बाय फोन, बाय मैसेज, ठीक है, बाय मेल, किस तरह से आई है, चाहे वो उनको फोन के जरिए आया है, उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं किया है कि किस तरह से उन्हें आया है। तो सबसे पहले ये इंक्वायरी का, और मैं ममता बनर्जी से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से चाहता हूँ कि इंक्वायरी किया जाए। अब रहा बात, दूसरा बात, एक इमाम साहब के साथ, देखिए इमाम साहब तो भाई हम लोग के लिए एक फरिश्ता होते हैं, ठीक है ना, उनका एक मुकाम होता है, उनसे बड़ा हमारे नायब रसूल है। हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर का भी वो वैल्यू हम नहीं मानते, सीएम को नहीं मानते, जो एक इमाम को मानते हैं। लेकिन इमाम इतना सादा आदमी होते हैं, संत और जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उस तरह का, तो उनको अगर दिया जाता तो ये कुछ ना कुछ दाल में तो काला है, कहीं ना कहीं तो घोटाला है, बात में तो कुछ है कि भाई ये किस तरह से इमाम को धमकी दिया, क्यों धमकी दिया जा, कुछ तो है जिसकी पतावारी। मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम साहब ने क्या ऐसा काम किया जो उनको धमकी दिया जा रहा है? इमाम से इस बात का वजाहत करें कि क्यों उनको धमकी दिया जा रहा है। अशरफ हैदर साहब, आप तो बहुत सियासी आदमी, समाजी भी आदमी, एक चीज है, मौलाना तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। अगर वो जान की धमकी नहीं मिली है तो वो मैसेज दिखानी चाहिए, फोन कॉल दिखाना चाहिए, या मेल पे आया है या लेटर आया किसी न किसी से। अगर वो झूठ बोल रहा है तो समझिए पूरे सिस्टम को वो गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में एक इमाम को मारने की धमकी हो जा रही है तो हुकूमत को अभी तक इसकी इंक्वायरी बैठा देनी चाहिए, एसआईटी बैठा देनी चाहिए कि मौलाना झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो उसको फौरन बर्खास्त कर देनी चाहिए। नहीं, देखिए, वो इमाम है, ठीक है ना, हाँ। तो मैं इमाम को तो झूठ और सच तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह का बात कहा है तो फौरन गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने ये नहीं कह रहा है कि वो सच या झूठ बोल रहे हैं, हाँ। वो उनको धमकी आया कि नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उनको धमकी आया है, सच में धमकी आया, तो पूरा इंक्वायरी की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि देखिए आजकल तो बहुत सा आपने देखा, बहुत से लोग अपना सिक्योरिटी के लिए भी कैसा करते हैं कि भाई उनको इस तरह का माहौल बन के उनको गार्ड मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो वो एक अलग झूठ है, नहीं, अगर झूठ है तो देखिए आप किस तरह से गार्ड मिलेगा, ये गार्ड तो इसी तरह से मिलता है कि आप उसको झूठ को सच से उसको झूठ कीजिए, आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा, तभी गार्ड मिलता है। गार्ड क्यों मिलेगा आपको, इमाम को? देखिए, झूठ अगर बोलते हैं, हमने एक से पहले मैं नाम लेने चाहता हूँ कि एक इमाम साहब का क्या हाल हुआ था, कौम ने किस तरह से उनको जो है जितना सर पे चढ़ाया तो उसने उस तरह से उन्हें बांध किया। इसी तरह से इमाम साहब, अगर आप सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं, अगर आप गलत कर रहे हैं आप अभी भी सुधर जाइए। ये कलकत्ता के जो बाशिंदे हैं ये बहुत ही अक्लमंद बाशऊर है, आपको सर पे बैठाने जानते हैं तो आपको सर से निकालना भी चाहते हैं। इससे पहले मौलाना उनका कुछ
ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों को गंदी गालियां दे रहे थे। और पिछले दिनों जकरिया स्ट्रीट में एक जलसा हुआ था एक हफ्ता पहले, उसमें भी उन्होंने आके किसी शख्स को बहुत बुरा भला कहा। क्या एक आलिम दीन, एक नायब रसूल जिसके जुबान से मोहब्बत टपकनी चाहिए, सबके लिए मोहब्बत निकलने चाहिए, वो शख्स बदकलामी पर अगर उतर आए इस तरह का, तो आप क्या कहेंगे? अशफाक साहब, एक ही बात हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, इमाम को तो जुबान से ऐसी बात निकले जैसे फूल झड़ रहा है, ये इमाम का होना चाहिए। उनका जो है, इसलिए कि देखिए इमाम जो होते हैं, मैंने इससे पहले बता दिया कि उनका क्या रुतबा होता है। लेकिन अगर इमाम गाली बकते हैं, इमाम अगर लड़ाई करते हैं, इमाम किसी को थप्पड़ मारते हैं, तो मैं पूरा कलकत्ता में, ये मेरा जाती नहीं, मैं पूरा कलकत्ता के पास जो मुसलमान है उनसे गुजारिश करते हैं कि इसमें जरा 1% भी सच्चाई है तो आप लोग एक तहरीक चला के, एक मूवमेंट चला करके इमाम साहब को तो फौरन बर्खास्त कीजिए। ये हमारी डिमांड है। चलिए जनाब अशरफ हैदर साहब, बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत बेबाकी के साथ अपने सवाल का जवाब दिया, और कौम से एक ही इल्तिजा है कि इस मैटर को थोड़ा सा समझिए कि बड़े पैमाने पे लीजिए, इसलिए कि मामला सच और झूठ का मामला आ चुका है और कहीं न कहीं ये पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं और मनसब इमामत को गंदा कर रहे हैं। एक आलिम दीन होने के नाते से दूसरे आलिम दीन पे थप्पड़ मारते हैं, बाद में बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो एमसी रिपोर्ट आ चुका है, एमसी में लिख दिया फिजिकल असॉल्ट, ENT डॉक्टर ने बता दिया मारा गया है, तो कौम को सोचने की जरूरत है, सच कहा झूठ कहा, ये सारी बातें हैं। आखिरी सवाल, कुछ कहना, कुछ मशवरा, कुछ अगर अशरफ साहब, अगर कुछ मीडिया ये साबित करने चाह रहा है, कुछ मीडिया जो गोदी मीडिया का रोल अदा कर, ये साबित करना चाह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, मारा ही नहीं गया। फर्ज कर लीजिए कि अगर हम अमजद सिद्दीकी झूठ बोल रहा है, अगर उनको नहीं मारा गया, तो जिस आलिम दीन, जिस मौलाना पर आरोप है, इल्जाम है, उनको तो मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर इमाम साहब को, अगर वो जो अमजद साहब बोल रहे गलत है, तो इमाम साहब को तो उसी दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और उस डॉक्टर के खिलाफ भी केस करना चाहिए था, जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाया कि इनके कान में चोट है। देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर तो कोई साजिश का हिस्सा हमको नहीं लगता है, उनको एक चोट लगा तो एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है, तो जो बोल रहे हैं कि उसको लगा तो डॉक्टर यहाँ पे है, तो लेकिन अगर ये गलत था तो इमाम साहब को फौरन जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, डॉक्टर को भी पार्टी बनाना चाहिए था, और जो उनका MC किया है उसको भी चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन इमाम साहब ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं ये उनका क्या जाती मामला है, उन्होंने नहीं किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now